नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान के पहले दिन सबसे अधिक मतदान पश्चिम बंगाल में 77.57% दर्ज किया गया है, जबकि बिहार में शाम 5 बजे तक सबसे कम 46.32% मतदान हुआ। अनुमानित औसत मतदान प्रतिशत करीब 59.7 रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल, जो नासिक सीट से पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे, उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तीन पार्टियों के बीच सीट बंटवारों के विवाद के बीच महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बहुत अधिक समय बीत चुका है क्योंकि और देरी से सीट पर महायुति की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। दरअसल ये हालात भाजपा की वजह से बने हैं। भाजपा नासिक सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती थी, फिर उसने शर्त रख दी कि एनसीपी अजीत पवार गुट को अगर चुनाव लड़ना है तो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े। छगन भुजबल ने भाजपा चुनाव निशान पर लड़ने से मना कर दिया। भुजबल ने कहा वो सिर्फ एनसीपी के निशान पर ही लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ राज्यों में कई जगहों पर हिंसा की खबर आई है। पश्चिम बंगाल और मणिपुर में छिटपुट हिंसा की रिपोर्ट है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा समर्थकों पर कूच बिहार जिले के सीतलकुची में अराजकता पैदा करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि सीतलकुची में मतदाताओं को धमकी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्थित मोइरांग में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच बवाल हुआ। मोइरांग विधानसभा क्षेत्र में थमन पोकपी एक मतदान केंद्र के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी की आवाज सुन मतदाता भाग गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी को गोलीबार में चोट नहीं आई है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें मतदाता भागते हुए नजर आए। हथियारबंद अराजक तत्व पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ईवीएम में तोड़फोड़ की। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली लोकल कोर्ट में याचिका दायर कर तिहाड़ जेल में इंसुलिन मुहैया कराने की मांग की है। इस याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया है। उसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने और अपने डायबिटिक और शुगर लेवल के उतार चढ़ाव के संबंध में रोजाना 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह देने का निर्देश देने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वो जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर चेकअप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर के परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता ने और ईडी की तरफ से जोएब हुसैन ने दलील दी। सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, जिसमें केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुनिश्चित कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा, भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को, जिन्होंने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई, और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है, उन सभी को नई राजनीतिक चेतना को नमन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने शुक्रवार 19 अप्रैल को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुर्शिदाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस को दिया गया एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली करेगा। टीएमसी सुप्रीमो ने इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। उनके मुताबिक, मैं सुन रही हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन हैं और इसलिए हमें वोट दें। मैं उन्हें बता दूं कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में है, पर यहां नहीं है। यहां पर कांग्रेस और सीपीएम इंडिया गठबंधन की बात ना करें। उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के तहत
आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के विपक्ष की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये एक नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी ओर एनडीए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। पहले से ये कहना कि ईवीएम खराब है, ये इनके हारने के बहाने हैं। चुनावों के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन में आवेदन पर प्राधिकरण फैसला करे। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस बात की जांच करने के लिए सहमत हो गई कि क्या जिला मजिस्ट्रेट एक न्यायिक मामले के रूप में चुनाव से पहले धारा 144 लागू कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा, जब तक शांति भंग होने की आशंका ना हो, आप धारा 144 का आदेश जारी नहीं कर सकते। ये चुनाव से पहले किया जा रहा है और सभी रैलियां आदि रोक दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बाबा रामदेव को याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ दर्ज FIR पर कार्रवाई रोकने और कोविड-19 काल में एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर उनकी टिप्पणियों पर इन राज्यों में दर्ज FIR को क्लब दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश समेत 2 और जजों की खंडपीठ ने बाबा रामदेव से उन लोगों को भी केस में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले चरण के 4 सीटों पर आरजेडी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। लोग सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि इस चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ जीत हासिल करेंगे। तेलंगाना में एक रैली के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर इशारा कर काल्पनिक तीर चलाया। इसे लेकर काफी आलोचना की जा रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी रैली के दौरान माधवी के जरिए किए गए इस इशारे को भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की है। विवाद बढ़ने पर माधवी लता ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सफाई दी और माफी मांगने की बात भी कही। वहीं समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए बीजेपी नेता माधवी ने कहा, रामनवमी के मौके पर मैंने आसमान की ओर इशारा कर काल्पनिक तीर चलाया। मैं एक बिल्डिंग की ओर इशारा कर रही थी, फिर मस्जिद कहां से आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद NDTV से एक खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि वे विपक्ष के आरोपों को निराधार कहते हैं। हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस बार बार भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। इस पर अमित शाह ने साफ किया कि भाजपा कभी ऐसा नहीं करेगी और न करने देगी। अमित शाह ने कहा, हम कभी भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है देश की जनता के साथ। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर मिसाइलों से हमला किया। मिडिल ईस्ट अब व्यापक संघर्ष क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने NBC न्यूज को बताया कि इजराइल मिसाइलों ने ईरान के एक साइट पर हमला किया है। हालांकि अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या हमले इराक और सीरिया पर भी हुए हैं। ABC और अन्य मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि इस्फहान और तबरेज सहित कई ईरानी शहरों में विस्फोट सुनाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो में मिसाइलों को छोड़े जाते हुए फोटो सामने आ रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।